नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आज एक ऐसा मामला सबसे पहले उठा रहे हैं जो छात्रों के, लाखों छात्रों के जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अभी आपने जो नाराजगी देखी, जो आपने शिकायत देखी और गुस्सा देखा, सोशल मीडिया पर देखा, इन तमाम लोगों ने पोस्ट देखे, ये उन छात्रों, उन अभिभावकों और शिक्षकों के हैं जो मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा नीट के नतीजों को लेकर परेशान हैं। नीट द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा को लेकर इस बार गंभीर सवाल उठे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने ये सवाल उठाए हैं। ये सवाल क्यों उठे, उस पर विस्तार से बात करने से पहले आपको बता दें कि देश में जिस परीक्षा में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेते हैं वो नीट यूजी यानी नीट की अंडर ग्रेजुएट परीक्षा ही है। 12वीं पास कर चुके रिकॉर्ड करीब 24 लाख छात्रों ने इस साल इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया और करीब 23,30,000 बच्चे इस परीक्षा में बैठे थे। ये इम्तिहान देश के 571 शहरों और देश के बाहर 14 शहरों में एक साथ एक ही दिन कराया गया। कई जगह परीक्षा पत्र देर से मिलने या परीक्षा देकर जल्दी हॉल से बाहर निकल जाने को लेकर सवाल खड़े हुए थे। ये भी आरोप लगे कि परीक्षा देकर जल्दी निकलने वाले कुछ छात्रों ने पेपर सोशल मीडिया पर लीक कर दिया था। राजस्थान के सवाई माधोपुर में गलत प्रश्न पत्र तक बांट दिया गया। इस वजह से प्रभावित 120 छात्रों की उसी दिन फिर से परीक्षा भी ली गई थी। परीक्षा पेपर लीक होने से जुड़े सवाल इस बार भी उठे थे, लेकिन परसों यानी 4 जून को जब नीट का नतीजा आया, यानी जिस दिन देश ये देख रहा था कि लोकसभा में कौन चुनाव जीत रहा है, कौन देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा, उन्हीं तमाम नतीजों के बीच ही नीट का नतीजा भी सामने आ गया। लेकिन इस बीच इसको लेकर, इस नीट की परीक्षा को लेकर सवाल और गहरे हो गए। नीट प्रवेश परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है और आप हैरान होंगे ये सुनकर कि इस बार 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक आए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे छात्र बहुत मेधावी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों के नतीजों को देखें तो यह आंकड़ा शक पैदा करता है। एक साथ नंबर 1 पोजीशन पर कैसे 67 बच्चे आ सकते हैं। 2019 से अब तक किसी भी साल में 3 से ज्यादा टॉपर नीट यूजी में नहीं रहे हैं। पिछले साल 2023 में इस परीक्षा में 2 टॉपर रहे, 2022 में 1, 2021 में 3 टॉपर थे। उसके पहले 2020 और 2019 में सिर्फ एक ही बच्चा टॉपर हुआ था। लेकिन इस साल यह आंकड़ा अचानक 67 का हो गया। यानी नंबर 1 रैंक पर 1 या 2 या 3 बच्चे नहीं, 67 बच्चे आए हैं, जो कि आज तक नीट तो क्या किसी भी परीक्षा में कभी भी नहीं हुआ। इससे छात्र, अभिभावक और शिक्षक सब हैरान रह गए और नीट यूजी प्रवेश परीक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। अब आप और हैरान होंगे जब हम आपको बताएंगे कि इतनी बड़ी संख्या की वजह क्या है। दरअसल इस बार इम्तिहान में पूछे गए एक सवाल के कारण आंकड़ा इतना ऊंचा चला गया, ऐसा तर्क दिया जा रहा है। 44 छात्र ऐसे रहे जिन्होंने उस सवाल का जो जवाब दिया वो एनसीईआरटी की फिजिक्स की नई किताब के मुताबिक गलत था, लेकिन वही जवाब एनसीईआरटी की फिजिक्स की किताब के उससे पहले के संस्करण के मुताबिक सही था। हम आपको नीट के परीक्षा पत्र का वो सवाल आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। इसमें 2 स्टेटमेंट हैं। छात्रों से पूछा गया कि सबसे उपयुक्त जवाब दें। नई किताब के मुताबिक पहला कथन सही है और पुरानी किताब के मुताबिक दूसरा कथन सही है। नीट यूजी अपना रिजल्ट जारी करने से पहले प्रोविजनल आंसर की जारी करता है और उस आंसर की में करीब 10,000 छात्रों ने इस सवाल के जवाब को चुनौती दी और अपने जवाब को एनसीईआरटी की पुरानी किताब के मुताबिक सही बताया। एनटीए को इस चुनौती के आगे झुकना पड़ा और उसने उन छात्रों को भी पूरे नंबर दिए जिन्होंने ऑप्शन 4 को चुना, जिसमें कहा गया कि दोनों ही कथन सही हैं। ऐसे में 44 छात्र ऐसे निकले जिन्हें 4 अंक मिले और उनके भी अंक 720 हो गए। एनटीए का कहना है कि हम परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र को नीट की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पढ़ने की सलाह देते हैं। इसीलिए हमने तीसरा विकल्प चुनने वाले छात्रों को भी 4 नंबर दिए जिन्होंने पहले
और दूसरे दोनों तथ्यों को सही बताने वाले विकल्प को चुना था। लेकिन क्या एनटीए की यह दलील वाकई में गले उतरती है? 67 छात्रों के टॉपर होने का मतलब यह है कि टॉप करने के बावजूद कई छात्र ऐसे रह जाएंगे जिन्हें मेडिकल का नंबर 1 कॉलेज यानी दिल्ली के एम्स में दाखिला नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एम्स में सामान्य वर्ग की 46 वैकेंसी ही होती है। यानी अगर आप मेहनत कर रहे हैं, नंबर 1 पोजीशन पे आ रहे हैं, 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आप उन 21 छात्रों में हो सकते हैं जिनका एडमिशन एम्स में ना हो पाए, क्योंकि 46 लोग तो कोई और होंगे जिनका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि टॉप तो 67 ने किया है। एम्स अमूमन टॉपर छात्रों की पहली पसंद का कॉलेज होता है। खैर इतना ही नहीं, इस बार कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्हें नीट में 720 में से 718 या 719 नंबर भी मिले हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर या तो 720 आ सकते हैं या फिर 715 या 716। उसकी वजह यह है कि सही जवाब मिलने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत जवाब देने पर 1 अंक एक्स्ट्रा कट जाता है। ऐसे में अगर किसी ने सारे सवाल सही किए लेकिन एक गलत कर दिया तो उसके पहले तो 4 नंबर गए जो उसने गलत अटेम्प्ट किया, और ऊपर से 1 नंबर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग में कट जाता है। यानी उस छात्र के नंबर 715 होने चाहिए। अगर आप वो सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सवाल छोड़ के आ जाते हैं, तो 4 नंबर कटेंगे, तब आपको 716 नंबर आने चाहिए। तो ऐसे में 718 या 719 नंबर 720 में से कैसे आ सकते हैं? इस पर एनटीए ने सफाई जारी की है कि ऐसा उसके द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने की वजह से हुआ होगा। एनटीए का कहना है कि कई जगह परीक्षा में समय की बर्बादी हुई थी, कुछ जगह 20 मिनट की देरी से पेपर बांटे गए। छात्रों ने एनटीए से इसकी शिकायत की थी और इसे देखते हुए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि उन छात्रों का वक्त बर्बाद हो गया था। इसीलिए उनके नंबर 718 या 719 हो सकते हैं। इसके लिए एनटीए ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला भी दिया। लेकिन मेडिकल की तैयारी करने वाले कई छात्रों और उनके अभिभावकों का कहना है कि नीट 2024 में ऐसा कोई नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला स्पष्ट नहीं किया गया था। ग्रेस मार्क की नीति भी पहले से स्पष्ट नहीं की गई थी। यही नहीं कहा, यह भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे छात्र रहे जिनका समय बर्बाद हुआ लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क्स तक नहीं दिए गए। यही नहीं, यह आरोप भी एनटीए पर लग रहा है कि 6 टॉपर हरियाणा के झज्जर के एक ही परीक्षा केंद्र से कैसे हैं, जिनके रोल नंबर भी आसपास के दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल निश्चित ही उन लाखों बच्चों और उनके अभिभावकों का दिल तोड़ते हैं जो दिन रात सालों साल मेहनत करके परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन अंत में इस तरह के सवाल उनकी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। नीट एग्ज़ाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्ज़ाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना एनटीए दे रहा, ना मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इन सारी बातों का जवाब मांगा जाना चाहिए। फरीदाबाद हरियाणा में एक ऐसा एग्ज़ाम सेंटर है जहां सीरियल नंबर 62 से सीरियल नंबर 69 तक 8 टॉपर हैं नीट के, 6 ऐसे जिनको 720 में से 720 नंबर मिले और 2 ऐसे जिनको 718 और 719 नंबर मिले। ये अपने आप में अचंभे की बात है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस पर कोई विश्वास करेगा? क्या ये नीट के नंबर की प्रक्रिया और पूरे एग्जाम की इंटीग्रिटी पर सवाल नहीं खड़ा करता? देश में अमूमन मध्यम वर्ग के करीब 25 लाख परिवार हैं जिनके बच्चे 25 लाख बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, जिनके अरमान है कि वो डॉक्टर बने। जब इतने बड़े इम्तहान में ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले
और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा। कोई भी छात्र इस तरह की एंग्जाइटी में न ले, कोई भी खराब कदम न उठाए। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसके लिए आप अपनी जान गंवाने की सोचते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आज के समय में जब ये अनियमितता लोगों को परेशान कर रही है, पेपर लीक का विषय लोगों को परेशान कर रहा है, चाहे पूर्व शिक्षा मंत्री या होने वाली सरकार के में कोई कद्दावर नेता या सरकार के कोई व्यक्ति ठोस तरीके से उन्हें बच्चों से और पेरेंट्स से इस विषय में सरकार का रुख प्रस्तुत करना चाहिए। नीट मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम है। मेडिकल मतलब जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं 12वीं के एग्ज़ाम देने के बाद, यानी अगर आज इसी लेवल पर अगर घपला हो रहा है, जब एंट्रेंस हो रहा है, कल अगर ये डॉक्टर बन जाएंगे इस तरह की गलत तरीके से सिलेक्ट होकर, तो सोचिए अस्पताल के जब इलाज करने पहुंचेंगे तमाम लोगों का, तब मतलब इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह की प्रणाली बनाई गई है एनटीए के द्वारा, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज एक और बुरी खबर आई नीट से जुड़ी हुई। राजस्थान के कोटा में नीट के रिजल्ट से निराश एक छात्रा की खुदकुशी की खबर भी आज ही सामने आई है। ये खबरें सबका दिल तोड़ती हैं। बच्चे 2-2, 3-3 साल मेहनत करते हैं, लाखों रुपए उनके पिता, उनके अभिभावक खर्च करते हैं उनकी इस पढ़ाई के ऊपर, उनकी ट्यूशन के ऊपर, लेकिन जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो एक रैंकिंग पे 67 बच्चे आ गए, जो अपने आप में एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बन गया है। नीट परीक्षा से जुड़े पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी के लिए अब से कुछ देर पहले मैंने बात की है छात्रों को पढ़ाने से जुड़ी एक संस्था है फिजिक्स वाला, उसके संस्थापक, उसके फाउंडर अलख पांडे से। वो भी इस पूरे एनटीए के इस कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आजकल नीट एग्ज़ाम को लेकर देश में एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है और कई सारे बच्चे, कई सारे लोग मैसेजेस कर कर, ट्वीट कर कर, फेसबुक पर पोस्ट डालकर लिख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली है। हमने सोचा कि इस बारे में बात की जाए और ऐसे शख्स को बुलाया जाए जो न सिर्फ बच्चों को पढ़ाता है इन एग्ज़ाम्स के लिए, बल्कि तैयार भी करता है और उनके हाथ में इन बच्चों का भविष्य भी रहता है। ऐसे ही व्यक्ति हैं हमारे साथ अलख पांडे साहब। स्वागत है आपका। फिज़िक्स वाला नाम की इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बहुत से लोग आपको जानते होंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, फिजिकल क्लासेस भी हैं आपकी। मेडिकल के डॉक्टर साहब तैयार कर रहे हैं। मेरा पहला सवाल और बेसिक सवाल, जब मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि पहली रैंक पे 67 बच्चे हैं, क्या ये संभव है? ये संभव, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, कुछ भी संभव हो जा रहा है। एनटीए ने ऐसे आंसर की निकाली है। 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर लेके आए हैं और ये 67 बच्चे जो पूरा स्कोर कर लिए हैं, अब ये बच्चे भी भारत के टॉप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि टॉप मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जनरल की 46 सीट है। तो जो एक बच्चा मेहनत से 720 नंबर लाया होगा, इसमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो सच में मेहनत से लाए होंगे, इशारे लाए होंगे, मुझे नहीं पता, वो एनटीए बताएगा। 720 पूरे नंबर लाया है, अब वो और आगे क्या करे कि वो टॉप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाए। या तो आप इसके बाद इंटरव्यू रखवा देते, या आप एक एडवांस का नया पेपर ले लेते, तो कुछ तो है नहीं, तो वो तो फंस गया। पर इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात जो है, वो जो आपने भी सुना है, सबने सुना, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ कि इन 67 में से 8 बच्चे ऐसे हैं जो या तो एक सेंटर, ये हरियाणा का एक सेंटर है झज्जर में, या तो 2-3 सेंटर से मिला के 8 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए हैं। अब हो सकता है सुनने वालों को लगे कौन सी बड़ी बात है 8 बच्चों के 720। तो ये 8 बच्चे के साथ साथ बैठे हुए हैं, एक रोल नंबर है। रोल नंबर बहुत ही आसपास है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, तो इनके देखिए इनिशियल जो इनरोलमेंट नंबर है वो बिल्कुल सेम है। ये इनरोलमेंट नंबर बिल्कुल सेम, ये इनरोलमेंट बिल्कुल सेम। जैसे ये देखिए इनका स्टार्टिंग का इनरोलमेंट नंबर और यहाँ का स्टार्टिंग का इनरोलमेंट पूरा सेम। इनका 168, 186, 198, यानी ये या तो एक ही रूम में है या तो आसपास। 178, 168, 178, 186, 198, या तो ये एक ही रूम में है या आसपास के रूम में है। तो अमूमन एक हॉल में बहुत से बच्चे बैठते हैं, एक हॉल में भी हो सकते हैं, अगल बगल हॉल। फिर ये 333, 403, 460, ये भी सीरीज एकदम पास में है। तो ये झज्जर के 2-3 सेंटर से मिला के 8 बच्चों के 720 में से 720 आए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है 8 बच्चों के आ गए। मैंने सारी मैथ्स लगाई, ये होने की प्रोबेबिलिटी 1 करोड़ साल में एक बार होती है। 1 करोड़ साल में? तो हम लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि एनटीए ने हमें ये वो साल दिखाया है जहां ये प्रोबेबिलिटी हो रही है। एक चीज अलग साहब समझाइए, इसमें कैसे पता लग रहा है कि सब एक ही सेंटर के बच्चे हैं? ये इनरोलमेंट नंबर देखिए इनका, नियरली ये झज्जर के सेंटर है। इस पूरा इनरोलमेंट नंबर सेम है, लास्ट की 3 डिजिट इनका नंबर 168, इनका 178, इनका 186, यानी यहाँ से यहाँ 10 का फर्क, यहाँ से यहाँ 8 का फर्क, यहाँ से यहाँ 12 का, तो आसपास ही रोल नंबर है इनके। तो क्या मतलब इनको चीटिंग कराई गई, इनको पेपर दिया गया, या इनको आंसर्स पता थे कि कहाँ पे उनको मार्क करना है?
ये कैसे हुआ होगा? ये एनटीए को जवाब देना चाहिए कि ये क्या हुआ। इनमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ और ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, मैं नाम नहीं बता सकता। ठीक है। इसमें से एक बच्चे से मेरी मुलाकात क्यों हुई? फिजिक्स वाला से पढ़ाई करते थे और उनके 720 नंबर आए, तो वो मिलने आ गए 720। मैंने उनका अपने ऐप के ऊपर टेस्ट का स्कोर चेक किया कितने आते थे, तो उनके कभी 630 आते थे, कभी 650, कभी 610। तो मैंने थोड़ी सख्ती से पूछा, यार तेरे तो कभी 720 आए नहीं है हमारे यहाँ, कभी 680 भी नहीं आया, तू बता कैसे आया? तो वो डर गया बच्चा और हमको देख के डर ही जाता है। तो वो बोला कि सर, मतलब अचानक से देखा अलग सर सीधा यही पूछ रहे, कहता सर मेरे तो 660 670 आ रहे हो OMR में। हमने कहा फिर तेरे 720 कैसे आ गए भाई? तुम्हारे जब OMR एनटीए ही जारी करता है, पेपर के बाद एनटीए मेल करता है, ये आपका OMR, इसके देख लो, इसके हिसाब से आपके नंबर इतने बन रहे हैं, मिला लो, ताकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। जब उसको वो बच्चा मिला रहा है तो उसके 660 से 670 नंबर आ रहे हैं, और जब एनटीए ने खुद ही उसको मेल करके रिजल्ट भेजा, उसमें 720 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे के। ये कैसे हो सकता है? अब मैंने 670 का 720? मैंने उस बच्चे से पूछा कि क्या भाई, क्या था, क्या चीटिंग है, क्या कुछ सेटिंग थी, क्या आसपास रोल नंबर बैठाए थे? उसने जो बताया वो मैं आपको बताऊंगा, जो कई बच्चे बता रहे हैं इंटरनेट पे, कि झज्जर के कुछ सेंटर्स पे ऐसा हुआ था कि बच्चों को 2 नीट के पेपर एक साथ मिल गए, अलग अलग सेट के, और वहाँ पे जो इन्विजिलेटर आए थे वो शायद इस चीज़ के कैपेबल नहीं थे, उन्होंने कहा दोनों सॉल्व कर दो। इस चक्कर में बच्चों का 15 से 20 मिनट खराब हो गया। एनडीए ने भी क्लैरिफिकेशन यही दिया है कि बच्चों का जो समय लॉस हुआ है उसके एवज में हम उनको नंबर दे देते हैं। तो अब 15 मिनट के लॉस पे क्या उन्होंने 60 नंबर दे दिए? और क्या वो सिर्फ झज्जर के सेंटर्स पे हुआ है? क्योंकि पेपर तो डिले मुंबई में भी हुआ है और इस लिस्ट में मुंबई के बच्चे भी हैं। पेपर डिले महाराष्ट्र में और भी जगह हुआ है, वहाँ के भी। पेपर डिले तमिलनाडु में भी हुआ है, तमिलनाडु के भी बच्चे हैं। पेपर डिले त्रिपुरा में हुआ है, त्रिपुरा के भी बच्चे हैं। तो क्या हर जगह पेपर डिले था, हर जगह 60 नंबर? कितने नंबर दिए एनटीए ने ग्रेस? नहीं पता। तो एनटीए ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने नंबर दिए गए डिले होने पर? कोई लिस्ट जारी नहीं किया एनटीए की तरफ से? कोई क्लैरिटी नहीं है? कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि टाइम को कवर करने के लिए हमने ग्रेस नंबर दिए हैं और ये बेस्ड है एपेक्स कोर्ट के डिसीजन पे। उनका स्टेटमेंट आया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन, वो हम लोग को खोजना है, वो भी उन्होंने नहीं बताया। वो हमने खुद से खोजा कि भाई कौन सा डिसीजन है इसके ऊपर। नॉर्मलाइजेशन का एक डिसीजन है, तो हम लोगों ने खोजा। वो तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन है, जो कि क्लैट के ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर था वो डिसीजन। उसको उन्होंने एक ऑफलाइन एग्जाम में लगाया, जहाँ 23 लाख बच्चे पेपर देते हैं, क्लैट 1 लाख बच्चा देता है। उस डिसीजन के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ग्रेस नंबर देना अवॉइड करना है, रेयर सिचुएशन में ही ये प्रोसीजर अपनाएंगे। अब ये रेयर कितनी रेयर है कि मतलब कट ऑफ पहली बार ऐसा गया है कि 715 नंबर लाने वाले 300 से ज़्यादा बच्चे हैं एक ही नंबर के ऊपर। और ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इतने बच्चे पेपर देते हैं। आईआईटी का पेपर भी 14 लाख बच्चे देते हैं, वहाँ रैंक 1 से रैंक 10 के बीच में 20 नंबर का अंतर हो जाता है। तो एक ही नंबर के ऊपर जब इतने सारे बच्चे आ गए तो आप किस बेसिस पे छांटोगे? आपने इंटरव्यू भी नहीं किया, पता है किस बेसिस पे छांट रहे हैं? कि किसकी एज ज़्यादा है। अच्छा, तो यानी एक यंग बच्चा पेपर ही ना दे, बुढ़ा होने का इंतजार करे, मैं बुढ़ा हो गया, उसको मौका मिल रहा है। उसको मौका मिल रहा है। लॉजिक वो ये देते हैं कि हाँ, उस ज़्यादा समय बीत गया, ज़्यादा, मैं मानता हूँ। पर जो यंग बच्चा है वो क्यों सफ़र कर रहा है? बेसिकली कंपटीशन होता है रिजेक्शन का एग्जाम, राइट, कि भाई जो आपको नहीं चाहिए, जो लेयर नहीं चाहिए उसको हटाओ और टॉप लेयर को उठा लो। इन्होंने क्या किया कि सिलेक्शन का एग्जाम, इन्होंने बोला पेपर हम इजी बना देंगे, एनसीईआरटी के कुछ सिलेबस को कम कर देंगे, पेपर को और इजी कर देते हैं। पेपर इजी करने से, और इन्होंने कहा कि इससे होगा बच्चों पे प्रेशर कम होगा। नहीं भाई, बच्चों पे प्रेशर तब कम होगा जब आप सीट बढ़ाओगे। आज बच्चे के अगर 650 नंबर आके भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है तो उसके अंदर और ज़्यादा बल्कि डिमोटिवेशन होगा कि अब कितने नंबर लेके आऊँ, 720 लाके भी उसको एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो वो और डिमोटिवेट हो गया कि अब तो मैंने सब कर लिया, इससे अच्छा मैं कर ही नहीं सकता था। दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। एक और चीज़ मैंने देखी है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि 717 718 नंबर आए। 720 में से 716 तो आ सकते हैं अगर आपने सवाल छोड़ दिया, क्योंकि एक सवाल 4 नंबर का है, और अगर गलत कर दिया एक सवाल तो आपका एक नेगेटिव मार्किंग कट गया, तो 715 आ सकते हैं। तो 717 718 ये नंबर कैसे आए हैं? 718 दिक्कत हुई है? 718 719 कैसे आए हैं? तो 719 में एक लड़की है, एक लड़का है, उसमें से एक से मेरी बात भी हुई है। मैं फिर बच्चे का नाम नहीं बोलूँगा। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सेम एक्सप्लेनेशन दिया है। वो भी झज्जर सेंटर के ही हैं कि हमें 2 पेपर मिल गया था और ऐसा हुआ था। हो सकता हो ये सारे बच्चे सेम स्क्रिप्ट बोल रहे हो, मैं अभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं लेता। हो सकता हो एनटीए सही बोल रहा हो। अब ये कैसे हुआ होगा? देखिए, 720 के बाद जो अगला नंबर आ सकता है वो 716 आ सकता है, जब बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया हो, 4 नंबर का क्वेश्चन था,
या 715 आ सकता है जब उसने एक क्वेश्चन गलत कर दिया हो, तो 4 घटे और एक माइनस नंबर, +4 -1। अब 719 कैसे आया होगा? अगर एक लॉजिक इसकी बन सकती है तो यही बन सकती है, किसी बच्चे का 659 नंबर रहा होगा, उसको 60 नंबर ग्रेस मिले होंगे, 719 आ गया होगा, या 669 रहा होगा, 50 नंबर ग्रेस मिले होंगे और 719 आया होगा। ऐसी वो लॉजिक बता रहे हैं, पर ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं होता हुआ। लेकिन सवाल ये कि ग्रेस के नंबर किस बेसिस पे दिए गए? कितने कितने किसी को 50, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 80, सबको अलग अलग। कितने, किस बेसिस पे और कितनों को, सब हिडन है। तो ये एनटीए करता क्या है? एनटीए जो एग्जाम करा रहा है, एक तो इसका मतलब हर चीज़ में घपला लग रहा है। आपकी बातें सुनकर तो लगता है और छात्रों की दुख दर्द को देख के लगता है कि ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये इसका भी टेस्ट होना चाहिए कि आप इस लायक हो कि नहीं हो। अब देखिए, इस बारे में मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि देश के सारे बच्चों का भविष्य उनके हाथ में है। हमारी तो यही एक्सपेक्टेशन है कि वो कम से कम लिस्ट जारी करे, कितने बच्चों का नॉर्मलाइजेशन किया है, नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस अपनाया है, और कम से कम उसको बाहर रखें, हम समझ पाएँ वो फेयर है भी कि नहीं। मेरे को नहीं लगता 80 नंबर, 85 नंबर, 100 नंबर देना फेयर है एक बच्चे को। 100 नंबर देने से 3-3 लाख रैंक बदल जाएगी बच्चे की, 3 लाख रैंक बदल गई। एक बच्चा जो मेहनत से 650 लेके आया, एक बच्चा जो 620 पे बैठा था, आपने उसको 60 नंबर ग्रेस दिया, वो 680 पे पहुंच गया। तो 650 वाले की इसमें क्या गलती, उसे क्यों पनिश कर रहे हैं? आपका ये कहना है कि अगर बच्चे का 15 मिनट खराब हुआ तो उस 15 मिनट के एवरेज में मैं उसको इतने नंबर दे दूंगा, ठीक है। और आप कह रहे हो कि हम उसको इस बेसिस पे दें, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो, अब एनटीए ने उसको कितना फॉलो किया वो बता भी नहीं रहे। मैं तो अभी उस कोर्ट के डिसीजन को पकड़ रहा हूँ। उसमें ये कहा गया था कि हम जितना पेपर उसने अटेम्प्ट किया उसमें जो एफिशिएंसी है, बचे हुए समय में जितने क्वेश्चन वो कर सकता था, उसकी जो एफिशिएंसी होती है उस पर नंबर दे देते। नीट में ये चीज़ आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि नीट में बच्चा सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता है और बच्चा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है जिस पे वो श्योर होता है और तेजी से अटेम्प्ट कर ले जाता है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होगी। शायद उसकी एक्यूरेसी 100% रहे शुरुआत में, या हो सकता हो 80% रहे, तो उसको बचे हुए सेक्शन पे भी 80% मिल रहा है। बच्चा गलती करता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेक्शन में आके सबसे ज़्यादा, और वहाँ लगता है सबसे ज़्यादा समय भी। आपने वहाँ पे उसको उठा के ग्रेस दे दिए। अभी उन्होंने क्लैरिफाई भी नहीं किया ग्रेस कैसे दिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि 15 मिनट के एवरेज में उन्होंने सोचा कि 15 क्वेश्चन कर सकते थे, तो 15 चौके 60 नंबर सीधे तो नहीं दिए। तो एक बार वो क्लैरिफिकेशन सामने आए तो समझ में आएगा। और क्या ये सब सिर्फ ग्रेस नंबर से हुआ है? एक बार आप बताएं तो, क्या कितने लोग को ग्रेस दिया? 5000 को, 10,000 को? अगर 5000 10,000 को ग्रेस दिया, नहीं, कुछ भी नहीं पता है कितने लंबे बच्चों को ग्रेस दिया। 23-24 लाख बच्चे अपीयर हुए, फर्स्ट रैंक पर 67 बच्चे आए। एम्स दिल्ली में टॉप 46 आते हैं जनरल कैटेगरी। चलिए, तो बाकी के जो 20 बच्चे बचे फॉर एग्जांपल, या 19 बच्चे बचे, 18 बच्चे बचे जो नंबर 1 रैंक भी हैं और उनको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, वो कहाँ करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? बाकी कॉलेजेस में जाएंगे और क्या कर सकते हैं। मतलब मजबूरी का नाम, हाँ, like VMMC में जाएंगे, डिफरेंट कॉलेज में, जो बाकी तो ऐसा नहीं। पर आदमी तो कोशिश, आप नंबर 1 किस लिए आता है कि नंबर 1 इंस्टीट्यूट में पढ़े, इसीलिए आता है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल कितना होगा? एक बच्चे ने 3-4 साल मेहनत की इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अब टॉप पर भी आ गया और फिर भी वो टॉप मोस्ट कॉलेज में नहीं पढ़ सकता है। अब जो उसका सही में 720 होगा उसका फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूँ, पर जिसका OMR के अंदर 670 690 है और वो 720 पे पहुंचा है, मुझे नहीं लगता उसका फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। वो तो बल्कि खुश होगा कि मुझे ये नहीं तो कम से कम VMMC तो मिल जा रहा है, तो उसका तो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि नीट में आज तक 720 नंबर हर साल या तो 1, 2 या 3 बच्चे के आते। इन्होंने कहा पेपर बहुत इजी था इस साल का। मैं एक शिक्षक की तरह बता रहा हूँ, पिछले साल से बहुत ज़्यादा इजी पेपर भी नहीं है। चलिए, एक बात ये हुई थी कि एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 ऑप्शन को करेक्ट मान लिया, जिससे 5 नंबर बहुत से बच्चों को एक्स्ट्रा मिले। तो मैं उससे मानता हूं कि हो सकता है 10-12 बच्चों के 720 आते, 67 बच्चों के 720। और अगर आप कह रहे हो, आपका ही ये कहना है कि पेपर इजी था, सबने 720 स्कोर किया, तो ये भी तो बहुत बड़ा फ्लॉ है। इतना इजी पेपर आप क्यों बना रहे हो जहां पे जितनी सीट ही नहीं है उससे ज़्यादा बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं? और कहानी 720 पे नहीं खत्म हो रही, कहानी नीचे है। 715 स्कोर पे 350 बच्चा बैठा हुआ है। उसकी रैंकिंग किस हिसाब से दी? किसकी उम्र ज़्यादा है। तो यानी यंग बच्चा है वो बुढ़ा हो जाए और फिर आके मेडिकल का एग्जाम लिखे कि अब मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। और ये जितना आप नीचे जाते जाएंगे स्कोर में, उतना बल्किंग होता जाएगा। 680 नंबर पे 1100 बच्चा है जिसके 680 नंबर आए हैं। तो आपने ना, जो एग्जाम का काम क्या होता है, एग्जाम फिल्टरिंग होती है, तो आप फिल्टरिंग कर ही नहीं पा रहे हो ना। आप तो लास्ट में चिट निकाल रहे हो कि अब बताओ इसमें से किसकी उम्र ज़्यादा है, उसको कॉलेज मिल जाएगा। कुल मिलाकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर भी बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अलग, इसके पहले कि हम इस चर्चा को ख़त्म करें, क्या कोई जांच होनी चाहिए? पहली चीज़। दूसरा, क्या ये एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए? क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ गड़बड़ी हो रही है। और क्या दोबारा एग्ज़ाम 24 लाख बच्चों का संभव है अब जबकि हम जून के बीच में बैठे हुए हैं? देखिए,
मेरे कहने से दूसरा बार एग्जाम हो नहीं जाएगा। संभव है कि नहीं ये एनटीए को समझ में आएगा, क्योंकि वो इतनी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, देश के सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स आपके लिए काम करते हैं, तो आप ये सबसे ज़्यादा बजट भी आप ही के पास है, हमसे तो ज़्यादा होगा, तो आप ये डिसीजन लेने में ज़्यादा समर्थ होगे कि क्या बेस्ट डिसीजन होगा। रिव्यू की जरूरत है। इसके सिवा एक और मैटर जो पूरी तरह से दबा हुआ है वो है 4 मई को पटना में जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जिसकी एफआईआर कॉपी सामने आई जिसमें लिखा हुआ है कि नीट का पेपर लीक हुआ। 2 दिन बाद 3 दिन बाद फिर न्यूज़ेज आती हैं कि हम श्योर नहीं है पेपर लीक हुआ है कि नहीं, हम मिलान कर रहे हैं पेपर का। आप मेरे को दो, मैं 15 मिनट में मिलान करके बता दूंगा दोनों पेपर से ऊपर हो गया। मैं 15 मिनट, 1 महीना लग रहा है आपको मिलान में, 15 मिनट बता दूंगा कि ये पेपर लीक है कि नहीं। और अगर लीक नहीं है तो 13 लोग को अरेस्ट क्यों किया? अगर लीक है तो कितने बच्चों के पास पेपर पहुंच गया था 4 मई को, जिनके पास पहुंचा था उनके क्या नंबर आए हैं? तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संशय तो पैदा करता है बच्चों के मन में। और अब बच्चे डर रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनने का एग्जाम अगले साल दूं कि ना दूं, ये प्रोसेस कहीं सही है भी कि नहीं है। और हम डॉक्टर बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो इलाज करेंगे आपका पूरा देश उस पर डिपेंडेंट। जब कोविड आता है डॉक्टर हमें बचाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होना चाहिए ये, और हम डॉक्टर बनाने में इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बहुत बड़ा घपला, बहुत बड़े घपले का अंदेशा दिखाई देता है इस बार नीट के इस एग्ज़ाम को लेकर। जो जितना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, इसको जितनी जल्दी सुलझा दिया जाए वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश का युवा, देश का बच्चा आजकल अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर बहुत परेशान घूम रहा है। और हर रोज़ इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि बच्चों ने किसी न किसी वजह से इस तरह के एग्ज़ाम्स में अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं तो एक्सट्रीम स्टेप तक उठा लेते हैं। ऐसी लोगों को, ऐसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एनटीए जैसी एजेंसीज जो हैं, उसको चलाने वाले जो लोग हैं, उनके कंडक्ट पर भी सवाल खड़े हों। इस पूरे मामले की, कम से कम ये जो मेडिकल का एग्ज़ाम नीट का हुआ है, इसकी जांच ठीक से हो। और अगर कुछ नहीं, अगर एग्ज़ाम दोबारा नहीं हो सकता है तो कम से कम वैल्यूएशन का प्रोसेस एक बार जो किया गया है उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाए कि किस तरीके से जो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं उसका क्या फॉर्मूला निकाला गया है। कम से कम इतना तो करा जा सकता है ताकि 22-23 लाख बच्चों को सेटिस्फाई किया जा सके, उनके पेरेंट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। थैंक यू अलग हमसे बात करने के लिए। आई होप कि ये जो छोटी सी कोशिश हम और आप मिलकर कर रहे हैं, इसके ज़रिए हम अपनी इस शिक्षा प्रणाली को कुछ दुरुस्त करने के लिए सरकार का, प्रशासन का, तमाम ब्यूरोक्रेट्स के, उनकी आंखें खोल सकें। मैं एक बात लास्ट बोलूँगा, एनडीटीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कोई न्यूज़ चैनल इस न्यूज़ को पिक भी नहीं कर रहा है इस समय। किसी को 23 लाख बच्चों की ज़िंदगी का इंपॉर्टेंस दिख ही नहीं रहा है। तो कम से कम आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आप इस न्यूज़ को कम से कम हाईलाइट तो कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो सुना ने, बहुत बड़ा चिंता का विषय है ये नीट का एग्ज़ाम, और इसको लेकर छात्रों में काफ़ी ज़्यादा इस वक्त रोष बना हुआ है। आगे बढ़ते कुछ और खबर देख लेते हैं। इस बीच तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण का समय अब तय हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 9 जून को शाम 6 बजे अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ शपथ लेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने आने की पुष्टि भी कर दी है। प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में और भी कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में आने का न्योता दे दिया गया है। पहले 2 दौर की तरह इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन उसके गठबंधन एनडीए को पूर्ण बहुमत है। ऐसे में इस बार गठबंधन सहयोगियों का दबाव भी बीजेपी पर होगा, खासतौर पर 2 सबसे बड़े सहयोगी दलों जिसमें जेडीयू और टीडीपी खास हैं। इस दबाव के बीच नई सरकार के गठन को लेकर आज दिन भर सरगर्मियां तेज रहीं। बैठकों और मुलाकातों का दौर कई बार चला। एनडीए गठबंधन में शामिल सांसदों की कल दिल्ली में औपचारिक बैठक है, जिसमें नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, जिसके बाद वो प्रधानमंत्री पद का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। इस बीच मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्रालय दिए जा सकते हैं, इसकी चर्चाएं और अफवाहें इस वक्त दिल्ली में बहुत तेज हैं। इस बारे में एनडीए के सहयोगी दलों से बात करने के लिए आज एक बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर हुई, जिसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके अलावा आरएसएस के भी कुछ वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए। इसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा प्रधानमंत्री से मिलने गए। बीजेपी जिन 4 प्रमुख सहयोगियों के भरोसे है, उनके पास कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। कहा जा रहा है कि औसतन हर 4 सांसद पर 1 मंत्री पद की मांग सहयोगी कर रहे हैं। टीडीपी लोकसभा के अध्यक्ष का पद भी चाहती है, स्पीकर का पद, जिसके लिए बीजेपी फिलहाल तैयार नहीं दिखती। इसके अलावा भी बीजेपी कई और मुद्दों पर तैयार होती नहीं लग रही है।
और इस तमाम जो खींचतान चल रही है या जो मोलभाव किया जाएगा उस पर और जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश जी, पहला सवाल तो यही है कि एनडीए के सहयोगी दल क्या क्या मांगे कर रहे हैं और क्या रास्ता है बीजेपी के पास? देखिए, बीजेपी स्पष्ट तौर पर यह कह रही है कि यह सरकार एनडीए की सरकार है, यानी सहयोगी दलों को उनकी संख्या के हिसाब से जो सम्मान के वो हकदार है वो सम्मान पूरा दिया जाएगा, ये बीजेपी अपनी ओर से कह रही है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सहयोगी दलों को अपनी ओर से कोई मांग इस समय आई नहीं है। हाँ, उनसे बातचीत जरूर चल रही है कि जो उनकी मांग, जो भी उनकी इच्छा है उसके हिसाब से क्या फैसला हो, किसे मंत्री बनाना है, किसे क्या पोर्टफोलियो देना है, ये प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है और इस बारे में पीएम मोदी फैसला करेंगे। इस बीच ये भी जानकारी मिली कि एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो है उन्हें मंत्री ना बनाया जाए, क्योंकि वो डायनेस्टी के बजाय मेरिट में विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि जो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं सीसीएस के, जिसमें कि गृह, विदेश, वित्त होता है और रक्षा मंत्रालय होता है, ये बीजेपी अपने पास ही रखेगी। स्पीकर की पोस्ट भी बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है। साथ ही जो युवा, गरीब, किसान और महिलाओं से संबंधित फैसले करने वाले मंत्रालय हैं, बीजेपी उन्हें भी अपने पास रखना चाहती है, ताकि इस बारे में आगे चलकर बड़े फैसले किए जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे कि सड़क परिवहन हो चाहे रेलवे हो, ये भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। तो इसके बाद जो बचते हैं उनमें ही सहयोगी दलों का फैसला होगा। मुझे लगता है कि जैसे मोदी 1 में, मोदी 2 में स्टील मिनिस्ट्री हो या फिर भारी उद्योग हो या उद्योग मंत्रालय हो या कंज्यूमर अफेयर्स हो, इस तरह के जो मंत्रालय हैं वो सहयोगी दलों को दिए जा सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या क्या अपने सहयोगी दलों को बीजेपी अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या कर सकती है और क्या क्या चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि सहयोगी दल ये चाहते हैं कि उन्हें उनकी संख्या के हिसाब से मंत्री पद मिले। अभी तक मोदी 1, मोदी 2 में ये होता आया था कि सहयोगियों को सांकेतिक नुमाइंदगी दी जा रही थी, यानी उन्हें सिर्फ ये बताने के लिए कि ये एनडीए की सरकार है, एक मंत्री उनका बनाया गया था। लेकिन अब वो चाहते हैं कि संख्या के हिसाब से बने और इसमें कोई भी फार्मूला हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद मिल सकता है। यानी इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि टीडीपी के 16 सांसद है, उसको 4 मंत्री पद, जेडीयू को 3, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे को 2-2, इस तरह से ये बातें कही जा रही है। तो ये कुल मिलाकर के उनका यही कहना है कि इस पर सांकेतिक नहीं होना चाहिए, संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरी बात कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के समय एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, कन्वीनर थे, ताकि हर बार जो है हर बड़े मुद्दे पर मिल बैठ करके चर्चा होती थी, फैसले होते थे, वैसा ही कोई व्यवस्था, मैकेनिज्म होना चाहिए, ये मांग भी है। इसके अलावा हर पार्टी की अपनी अपनी अलग इच्छाएं हैं। टीडीपी की इच्छा है कि उसको स्पीकर की पोस्ट मिले, कुछ अच्छे मंत्रालय मिले। इसी तरह जेडीयू चाहती है उसको रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास, इस तरह के मंत्रालय मिले। और चिराग पासवान भी है, एकनाथ शिंदे भी हैं, उधर रामदास अठावले वो कह रहे हैं उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। तो ये सारी मांग है जो सहयोगी दलों की ओर से की जा रही है। तो कुल मिलाकर लग ऐसा रहा है कि इस बार सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी कैबिनेट में और जो बीजेपी के अपने हिस्से के सांसद हैं उनको शायद कम जगह मिल पाए। वैसे मंत्री पद ही नहीं, बीजेपी के नए सहयोगी दल कई ऐसी योजनाओं पर भी सवाल उठा सकते हैं या उन्हें वापस लेने की मांग कर सकते हैं जो बीजेपी की खास महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं। इनमें से एक योजना है अग्निवीर की, जिसके तहत सेना में अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है। जून 2022 में रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए इस योजना पर अमल शुरू किया था। इसके तहत हर बैच में जवानों की भर्ती 4 साल के लिए ही की जा रही है। इसके बाद चौथे साल सिर्फ 25% जवानों को ही सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी। इसके तहत जवानों के पहले बैच पास आउट होकर सेना के तीनों अंगों में शामिल भी हो चुके हैं। लेकिन इस योजना में एक सवाल ये उठा कि जिन 75% जवानों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा उनका आखिरकार क्या होगा। हालांकि सरकार ने उनके लिए तमाम तरह की योजनाओं के दावे किए हैं और कहा है कि उन्हें सेना में दिया गया प्रशिक्षण देश के काम आएगा और उन जवानों के रोजगार के नए मौके तैयार किए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस योजना को लेकर सवाल उठने कम नहीं हुए। इन लोकसभा चुनावों में भी अग्निवीर का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा विपक्ष ने भी बनाया और चुनाव के नतीजों पर उसका असर भी दिखा है। अब एनडीए की एक सहयोगी दल जेडीयू ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस मामले में टकराव का रवैया नहीं अपनाएगी, लेकिन इस अग्निवीर योजना के भारी विरोध को देखते हुए सरकार को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। जेडीयू की इस मांग में हाँ में हाँ एलजेपी ने भी कर दी है।
इसलिए भी ये बड़ी खबर हो जाती है कि आखिरकार जब सहयोगी दल अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो क्या बीजेपी आने वाले दिनों में अग्निवीर की समीक्षा करेगी? सुनते हैं क्या कहा सहयोगियों ने। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। अग्निवीर उसको आप चाहेंगे कि उसको रिव्यू होना चाहिए? देखिए, कुछ दलों के द्वारा रह रहकर समय समय पर इस पर सवाल उठाए जाते हैं। ज़रूरत है पहले हम लोगों को इस पर अध्ययन करने की। कुछ समय हो गया है इस योजना को रोल आउट किए हुए। रोल आउट होने के बाद किस वर्ग को इसका लाभ मिला? युवाओं से जुड़ी हुई ये योजना है। क्या युवा इससे खुश हैं? क्या उनको लाभ मिला, नहीं मिला? इन तमाम चीज़ों पर जब तक समीक्षा नहीं होती है, सिर्फ किसी योजना का विरोध करने के लिए विरोध करें, मैं उसको जायज़ नहीं मानता। और एनडीए का प्लेटफॉर्म हम लोग को वो गुंजाइश देता है कि वहाँ पे हम लोग चर्चा कर सकें। और ये अग्निवीर योजना को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेना के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड मेजर जनरल A.K. सिवाच। जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आप मानते हैं कि अग्निवीर योजना में कुछ सुधार की गुंजाइश हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं। जो अग्निपथ स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी कोविड-19 के बाद, एक बहुत अच्छी स्कीम थी। उसका मेन एम ये था कि जो कारगिल लड़ाई के दौरान सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि जो इंडियन आर्मी की एवरेज एज है 32 साल के करीब, उसको रिड्यूस करके 25 से 26 साल किया जाए, तो ये अग्निपथ स्कीम इसको लेके आने से ये होगा। और दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं जो पेंशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो जो कैपिटल फंड है मॉडर्नाइजेशन के लिए, उसमें बहुत कमी थी। अगर उसका पैसा बचता है जो कि पेंशन में इस्तेमाल नहीं होगा, तो फौज के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर ये जो अग्निपथ स्कीम आई है, ये स्कीम के अंदर कुछ एक मुझे लगता है कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बढ़ोतरी के लिए। जो सबसे पहला है कि जो जिस प्रकार से अग्निपथ स्कीम में जो अग्निवीर हैं वो 25% ही अब जॉब होंगे और 75% 4 साल के बाद जो है वो इन्वायरमेंट में भेज दिए जाएंगे, तो वो बहुत कम है। मुझे लगता है 25 की बजाय उसको 50% मिनिमम करना चाहिए, जिससे मिक्सचर होगा आपका यूथ का भी और एक्सपीरियंस का भी। दूसरा मेरा पॉइंट है कि जब आपका कोई भी अग्निवीर ये 4 साल के अंदर शहीद हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे या लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, तो उसको वो पूरी वही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि एक रेगुलर सोल्जर का है। उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उसको डिसेबिलिटी पेंशन भी और उसको बाकी जो उसकी जो फैमिली को स्पेशलाइज फैमिली पेंशन, मेडिकल फैसिलिटी और बाकी जो भी इंश्योरेंस है वो वैसा ही मिलना चाहिए। तीसरा मेरा जो मेन मुद्दा है कि ये जो 4 साल के बाद जो 75% अभी जा रहे हैं बाहर, ये ट्रेन है, ये मोटिवेटेड है, ये आप जो CAPF के अंदर लें इनको, चाहे वो CRPF, BSF, CISF, कोस्टल गार्ड, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल आर्मी, और इसके लिए आप रिटर्न नोटिफिकेशन इशू करें कि 10% हर एक में डाले जाएंगे। क्योंकि देखें, अगर ये लिए जाते हैं तो वो एक तो उनके ऊपर ट्रेनिंग पे पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो पहले ही ट्रेन है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। अगला मेरा पॉइंट है कि ये जो आपके नेपाल से आ रहे हैं, जो अग्निवीर आ रहे थे, पहले तो जिस प्रकार से जवान आते थे नेपाल से, वो टोटल 40,000 के करीब है। अगर आप अग्निवीर की स्कीम उस पर लगाते हैं तो जैसा है कि अब नेपाल से वहां से जवान आने बंद हो गए, तो इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है कि हो सकता है आने वाले समय में कि चीन जो है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे इन अग्निवीर को। तो मुझे लगता है कि नेपाल के जो गोरखे हैं उनको भारत की फौज को लेने चाहिए और उनके ऊपर हम अग्निवीर की जो रिलैक्सेशन कर सकते हैं, जो अग्निपथ स्कीम है। और अगला मेरा पॉइंट है कि जो ये अग्निपथ स्कीम है प्रेजेंट, इसको पायलट प्रोजेक्ट मान के चलना चाहिए अगले 4-5 साल के लिए। अगर इसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है वो एक प्रकार करना चाहिए बेहतरीन के लिए, क्योंकि ये स्कीम अच्छी है। इसके अंदर अगर आप चेंज करेंगे तो वो देश के लिए, सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो रिव्यू के लिहाज से आपने सिवाच साहब कुछ अच्छे 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सेना या सरकार में इस दिशा में कोई कोशिश हो रही है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि कुछ एक समय पहले
हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने इसकी तरफ काफी इशारा भी किया है कि जो अग्निपथ स्कीम है इसमें कुछ बदलाव आएंगे। और मुझे लगता है उनका इशारा था कि जो अग्निवीर हैं 25% ही अब्जॉर्ब किए जाएंगे 4 साल के बाद, उसको शायद बढ़ा के 25 से 50% करने की गवर्नमेंट सोच रही है। और कहीं ना कहीं और भी बदलाव करने की सोच रही है कि कहीं रिटर्न नोटिफिकेशन दिया जाए, उनको लगे कि 4 साल के बाद उनको बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि जो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है उनमें उनको दिया जाएगा, चाहे वो असम राइफल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या सीआरपीएफ है, या आपका कोस्टल गार्ड है, इंक्लूडिंग टीए में भी उनको दिया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये भी गवर्नमेंट करने की सोच रही है। और कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आया है गवर्नमेंट को कि जो अग्निवीर 4 साल के लिए अगर वो शहीद हो जाते हैं, उनको उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना एक रेगुलर सोल्जर है, क्योंकि उनको लगता है ये मोराल पे इफेक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है बड़े पॉजिटिव माइंड और ओपन माइंड पे है, और ये इशारा किया है गवर्नमेंट ने कि वो इस पे बदलाव करेंगे, इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह मानेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें बदलाव आएगा और गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान दे रही है। बिल्कुल शिवाज साहब, तो कोलिशन सरकार है, अपने सहयोगी जो है वो सरकार को कह भी रहे हैं कि इसको रिव्यू करिए, और आप कह रहे हैं कि सरकार बड़े पॉजिटिवली रिव्यू करने को तैयार भी है। तो अगर अग्निवीर योजना को सुधारा जाता है तो इसका सेना को और क्या क्या फायदा हो सकता है? तो अगर अग्निपथ स्कीम के अंदर सुधार दिए जाते हैं तो ये विन विन सिचुएशन है, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर इसके अंदर जो हमने बातचीत की है, रिकमेंडेशन की है, उसके तहत अगर इसके अंदर बदलाव आता है, क्योंकि कोई भी स्कीम आती है उसके ऊपर बढ़ोतरी के लिए आप पायलट प्रोजेक्ट लेके आते हैं, पहले उसमें जो भी खामियां नजर आती हैं या कोई बढ़ोतरी कर सकते हैं, करनी चाहिए। अगर ये बढ़ोतरी की जाएगी तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो जवानों का मोराल हाई होगा, जो अग्निवीर है वो और जोरों से काम करेंगे। अगर वो 50% होते, हो सकता है आने वाले समय में वो 75% हो जाए, तो उससे उनका मोराल हाई होगा, आपके ट्रेन सोल्जर बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ट्रेन सोल्जर, इनको अगर जॉब नहीं मिले तो कहीं ये गलत एलिमेंट ना बढ़ जाए, तो उसकी भी जो कारण है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट इसमें बदलाव, जो गवर्नमेंट पहले ही सोच रही है करने की, करती है, तो ये विन विन सिचुएशन है। ये अग्निवीरों को भी फायदा है और गवर्नमेंट को भी फायदा है। एक मोटिवेटेड फौज के लिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव है, वो चाहती है कि इसमें कोई बदलाव आए। जिस प्रकार से रिकमेंडेशन आएंगी, क्योंकि अब उन्होंने एक कमेटी बिठाई है जिसमें कमांडिंग ऑफिसर से लेके ब्रिगेड कमांडर, डिव कमांडर, कोर कमांडर, सब के सब बातचीत करेंगे, फीडबैक लेंगे ग्राउंड पे, जो 2 साल से यह अग्निवीर स्कीम चल रही है, और उस पर क्या बदलाव करना चाहिए। ये बदलाव जो हमने बातचीत की उनके बारे में उनके पास पॉइंट आए हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, वो चेंज करेगी। और चेंज करने से फायदा क्या होगा, अग्निवीर भी मोटिवेटेड होंगे और जो भारत की फौज है उसको भी फायदा होगा, क्योंकि इससे क्या है, विन विन सिचुएशन है दोनों तरफ। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए रिव्यू करने के लिए इस स्कीम को। थैंक यू मेजर जनरल शिवाज इस बातचीत के लिए। इस बीच आज एक घटना ने सबको हैरान कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार बीजेपी की तरफ से सांसद बनी अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बदसलूकी हो गई। कंगना रनौत आज जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली थी तो सीआईएसएफ की एक महिला कर्मी ने उनकी सुरक्षा जांच के समय उनके साथ बदसलूकी कर दी। आरोपी सीआईएसएफ कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में एफआईआर भी दायर कर दी गई है। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल किसान आंदोलन के दौरान कंगना रनौत द्वारा दिए गए एक बयान से उनसे बेहद नाराज थी। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि वो पूरी तरीके से ठीक हैं। इस बाबत कंगना ने एक वीडियो भी जारी किया है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और
गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। तो सुना आपने, ये कंगना की तरफ की स्टोरी है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि कथित बदसलूकी करने वाली सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल का क्या कहना है। कोई बात नहीं, सब इशू होता रहता है। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है, ये बैठेगी वहां पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। कांस्टेबल कहती हुई सुनाई दे रही है कि उनकी मां भी प्रोटेस्ट पर बैठी थी जब कंगना रनौत ने वो बयान दिया था। इतना ही वीडियो वायरल हुआ है। खैर, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस कांस्टेबल को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।